स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 12 दिन बारिश, आंधी, धूप, भूख झेलने के बाद आखिरकार छात्रों के दरवाजे पर सोरेन सरकार को आना ही पड़ा। थोड़ी देर पहले रांची में छात्रों से मिलने एसडीएम और एडीएम पहुंचे। 5 छात्रों के डेलीगेशन को सीएम हाउस आने का न्योता दिया गया। सरकार के न्योते पर विचार करने के लिए छात्रों ने 6 बजे तक का वक्त मांगा है। छात्र चाहते हैं हेमंत सोरेन घटनास्थल पर खुद आए। 21 जुलाई को हेमंत सोरेन जंतर मंतर पर केंद्र सरकार को समझा रहे थे कैसे छात्रों को डील करना चाहिए, लेकिन 15 दिन के अंदर खुद सोरेन सरकार को समझ नहीं आ रहा छात्र आंदोलन को कैसे संभाले। दिल्ली में पेपर लीक पर छात्रों का जंतर मंतर लगा तो संसद ठप हो गई। आंदोलन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, चंद्रशेखर रावण, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सब कूद पड़े। रांची में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। वहां मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं, पेपर लीक भी हुआ है, सॉल्वर गैंग भी शामिल था, यानी नकल भी कराई गई, ओएमआर शीट में भी घपला हुआ। मतलब परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद तीनों तरह से खुली धांधली हुई। दिल्ली से रांची जाने में फ्लाइट से 100 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन राहुल गांधी रांची नहीं जा रहे। 8 अगस्त को प्रयागराज में पेपर लीक और नौकरी के मुद्दों पर छात्रों से बात करेंगे। शायद रांची की आवाज राहुल तक नहीं पहुंच पाई है, या राहुल के लिए रांची के छात्र से ज्यादा यूपी का जेनजी वोट जरूरी है। जेनजी वोट के लिए अखिलेश भी बहुत आगे हैं। लखनऊ से रांची जाने में 90 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन अखिलेश के पास छात्रों के लिए 90 मिनट नहीं है। नेताओं की बात छोड़ भी दीजिए तो एनएसयूआई ने पेपर लीक के मुद्दे पर कल पटना में प्रदर्शन किया। बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगे, इस्तीफे मांगे गए। इसी पटना से 300 किलोमीटर दूर रांची है। एनएसयूआई कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। एनएसयूआई का एक छात्र नेता भी रांची पर कुछ नहीं बोला। दिल्ली और पटना में इस्तीफे मांगने वाले रांची का नाम आते ही मुंह क्यों सिल लेते हैं? क्या इसीलिए कि रांची में अपनों की सरकार है? छात्रों पर गोली चलने की बातें करने वाले क्या छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनिए छात्र क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, एक प्रमुख उद्देश्य से आया हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है? और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जो संदेश भेजा गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजा गया है। इनके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे है, अच्छी बात है, लेकिन एसडीएम सर आपसे एक विनम्र हम लोग का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। बंद कमरे में वार्ता हम लोग मंजूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तो छात्र सीएम से बात करना चाहते हैं, पब्लिकली बात करना चाहते हैं, मीडिया के कैमरे के सामने बात करना चाहते हैं। अब क्या छात्र बात मानेंगे सरकार की या सरकार छात्रों के पास पहुंचेगी तो देखना होगा, लेकिन इस पर जिस तरीके से सियासत हो रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनय कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, डॉक्टर नीलम मिश्रा प्रवक्ता जेएमएम, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, रांची कब जा रहे हैं आप लोग? राजनीति हमने खूब देखी, हमने आपका दर्द खूब देखा, स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार के प्रति गुस्सा देखा, लेकिन ये गुस्सा रांची आते आते ठंडा क्यों हो रहा है? हाँ, तो सवाल उठता है, मेरा से सीधा सवाल मैं पूछता हूं कि शिक्षा मंत्री कब जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार के केंद्र के कब जाएंगे, जरा बता दीजिए। मैं आपसे पूछ लेता हूं, देश के शिक्षा मंत्री हैं, देश के बच्चे धरने पे बैठे हैं, वो कब जाएंगे जरा आप बता दीजिए। आपसे ही पूछ लूं मैं, हमसे आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यही लोग तो कहते थे ना देश के अंदर में यहाँ पे छात्र यहाँ खुशहाल होगा
छात्रों के लिए हम युवाओं के लिए हम योजनाएं बनाते हैं, तो लेकिन रांची नहीं जा सकते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। माने इस देश में पहली बार ये देखने को मिलता है कि अगर कोई बेरोजगारी बढ़ती है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। छात्र धरने पे बैठता है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कहीं हत्या, चोरी, डकैती, मर्डर होता है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। रेलवे एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। भ्रष्टाचार अगर इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर यह महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कमाल की बात कर रहे हैं, हर चीज में विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की बात तो ये अनुराग भदौरिया जी, आप खुद ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर विधानसभा मैंने तो आपको जिम्मेदार ठहराया नहीं, मैंने तो आपको जिम्मेदार ठहराया नहीं। और कमाल की बात तो ये है अनुराग भदौरिया जी, अभी तक सवाल का जवाब हुआ करता था, लेकिन अब सवाल के जवाब में सवाल होने लगे हैं। ये कमाल की बात है। इसी से पता चलता है अनुराग भदौरिया जी कि कितने उलझे हुए हैं आप, कितने उलझे हुए हैं आप। तो लीजिए, और आप इसका मतलब ये मान रहे हैं ना कि हेमंत सोरेन सरकार से गलती हुई है और केंद्र सरकार को जाना चाहिए स्थिति नियंत्रण में करने के लिए। सुन लीजिए, आपके कहने का मतलब यही है कि केंद्र सरकार को सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। अरे मुझसे ज्यादा ही आप बोलेंगे तो फिर आप मुझे क्यों बुलाए? आप ही बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं। अरे आप ही को सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं। बोले अभी तो मैं तय करूंगी मैं कैसे सवाल करूंगी। खैर आप बोले, सरकार के प्रवक्ता आप है, मुझे बोलने दीजिए ना। बोले हाँ, नहीं मुझे देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, जिम्मेदार कौन है? विपक्ष। मैंने जब बीजेपी की सरकार है, चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन विपक्ष जिम्मेदार है। किसान परेशान है इस देश के अंदर में, उसको खाद लाइन लगा के लेनी पड़ती है, जिम्मेदार कौन? रांची कब जाएंगे? अगर युवा पे यहाँ परेशान है, युवा को अपना हक नहीं मिल रहा तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर यहाँ जिस तरह से आदिवासी परेशान है वो प्रदर्शन करते हैं, और मेरे दर्शक देख रहे हैं कि आज मेरे सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया जी के पास है नहीं, इसलिए अनुराग भदौरिया जी सारे जहां की बात करेंगे लेकिन रांची शब्द नहीं आएगा मुंह पर। दिक्कत ये है अनुराग भदौरिया जी, देखिए आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आप जितना बोलेंगे आज आप खुद एक्सपोज होंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बार कोशिश कर लेती हूँ। रांची कब जाएंगे आप? करते हैं भाई देवी जी, रांची कब जाएंगे आप? सवाल पे सवाल दागेंगे तो जवाब कैसे लेंगे? जवाब जब तक नहीं आएगा सवाल दागती रहूंगी। भी परेशानी इस बात की है रांची कब जाएंगे? की तरफ से सवाल पूछना है। रांची कब इसमें भी हम सवाल नहीं दाग रहे हैं, बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं, आप सरकार की बैटिंग कर रहे हैं, सवाल नहीं दाग रहे हैं। आप सरकार को बचा रही हैं, सरकार की बैटिंग कर रही हैं, बीजेपी की बैटिंग कर रही हैं, क्योंकि आप मुझे नहीं बोलने दे रही हैं। रांची कब जाएंगे? तो अब हो गया तो मुझे बोलने दीजिए ना। एक ही सवाल आप 20 बार, मुझे मैं बोलता हूँ, आप रनिंग कमेंट्री बोले रांची कब जाएंगे? हाँ तो आप सुन लीजिए, तो आप चुप हो जाइए। देखिए देवी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, बीजेपी 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। रांची कब जा रहे हैं? सब साइलेंट। पहले ही बोल दिया, मैं सीधा ही बोलता हूं, मैं आपकी तरह, अरे मैं तो डंके की चोट पे सपा का प्रवक्ता हूं, घोषित हूं, आपकी तरह घोषित थोड़ी हूं प्रवक्ता किसी का। मुझे बोलने दीजिए। अब मैंने आपको क्या बोला कि देखिए इस देश के अंदर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सवाल किससे हो रहे हैं? विपक्ष से। जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए, सरकार के मंत्री को ऐसा नहीं होगा। अरे सरकार में कौन है भाई? अनुराग भदौरिया जी, कौन है रांची में सरकार में? झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में किसकी सरकार है? बात चलेगी क्या? झारखंड में किसकी सरकार है? आपको तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना, आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा झारखंड में किसकी सरकार है। रही आपके प्रश्नों की बात, अब जवाब दे दीजिए प्रतुल शाहदेव जी। जवाब इस बात का कि देखिए 12वें दिन ही सही, लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार ने कोशिश तो की है, बातचीत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कल सीएम साहब ये कह रहे थे कि सीना चीर के थोड़ी ना दिखा देंगे, आज वो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया है और स्टूडेंट्स को न्योता दिया गया है बातचीत करने का। अब इससे ज्यादा क्या करवाइएगा? अरे मैं कर लूंगा यार, मैं लाइव कर रहा हूं, मैं चलाता हूं भाई, कर लूंगा। आपको माहौल ज्यादा बना दो। बोले प्रतुल देव जी। चलिए संपर्क आपसे टूट गया है, आपके पास में आऊंगी, आपके पास में लौटूंगी, इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अब मैं नीलम जी आपके पास में आ रही हूँ। 12 दिन बाद ही सही, चलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी तो समझ में आ रही है, सरकार 12 दिन बाद बातचीत का रास्ता खोल रही है, लेकिन स्टूडेंट सीएम से मिलना चाहते हैं। बिना सीएम से बात करे स्टूडेंट्स की मांगे पूरी होंगी नहीं। नीलम मिश्रा जी। देखिए प्राची जी, आपको लग रहा है कि सरकार आज जागी, बस यहीं पे मिसकॉन्सेप्शन है। सरकार डे 1 से जागी हुई है और ये ऐतिहासिक कदम आप बोल सकते हैं झारखंड में जो सरकार ने उठाया। रातों रात सीआईडी को दायित्व दिया जाता है, सीआईडी जांच शुरू होती है, ताबड़तोड़ छापा पड़ता है,
जेपीएससी कार्यालय में छापा पड़ता है, दस्तावेज अपने यहाँ अंडर किए जाते हैं, जेपीएससी अध्यक्ष को रिजाइन देना होता है, 11 जितने भी लोग थे सबसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक 15 लोग हिरासत में आ चुके हैं। अभय तिवारी जो आपका टीडीपीएल के जो मैनेजर थे, करता धरता, वो जिस तरह से करप्शन कर रहे थे वहां पे, उसकी खुलासा हुई है। उसके साथ आंसू का नेता का बेटा जुड़ा हुआ पाया गया, सुमन सौरभ। तो सब लोग आ रहे हैं और डे वन से सरकार जो है छात्रों के पक्ष में कार्रवाई कर रही है। छात्र के हित के लिए सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ लगी हुई है। इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ली हुई है और डे वन से हेमंत सोरेन जी का यही कहना है कि हमारा छात्र हमारा भविष्य है और छात्रों का दरवाजा हमेशा ऐतिहासिक हमारे यहाँ फैसले खुला को हुआ आपने है। रातों रात ले लिया। 12 रातें बीत चुकी हैं, 12 रातों से स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनशन जारी है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स परेशान हैं। अगर वाकई में ऐतिहासिक कदम आप लोगों ने उठाए होते और बच्चों को उस पर विश्वास होता तो धरना नहीं होता ना नीलम जी। धरने पर नहीं बैठते स्टूडेंट्स। 12 दिन से भूखे प्यासे, धूप झेलते हुए, बारिश झेलते हुए, तकलीफों में थोड़ी ना बैठते अगर सरकार बहुत कुछ अच्छा कर रही होती तो। जी प्राची जी, मतलब अच्छा लगता अगर यही तकलीफ जंतर मंतर में भी आप लोगों की होती। नीलम जी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, जरा सुनवा देते हैं। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हजारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की है, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, nationalist वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. I am very proud of every single young person who has done this. You have done nothing wrong, and the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. We had a freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. Complaining about the education system, which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed. It needs to be corrected. And that is all they were asking for. They were not doing violence. They were not being aggressive. They were not being nasty. They were beaten. They were assaulted. They are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस. वी डू नॉट एक्सेप्ट इट. वी वांट a education system that works. We want exam leaks to stop, and we want the future of this country, who is them, to be respected and protected. So would you like to say a word? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर
मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। Little louder. यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। एक सेकंड हेलो, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी, ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया। और मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर। मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम, क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरहनाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या। मैंने कहा फरहनाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम भरत बानाइत है। मैं नागपुर से आया था, जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है, क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए, और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक्य हमने देखा, और अभी तक जिंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा, और ये मेरे जिंदगी का ब्लैक डे था, और ये जिंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए, और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना बताऊंगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई?
और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज्यादा गालियां मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स। आप सब लोगों से सवाल है कि आप कह रहे हो इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो डराया जा रहा है, आपके ऊपर एक्शन हो रहा है, इवन देन यू आर स्टैंडिंग हियर, व्हाट मेक्स यू स्टैंडिंग हियर? नो, बट आई वांट टू से समथिंग एल्स, या, which is even more powerful. Yes, that there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। What makes you standing here? They are क्योंकि Indian. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। So as a woman of this country, please tell me where am I supposed to go to for my protection? मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just 1 second. One second. मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। So no, last thing I want to say. 1 second, we're not taking any more questions. Last thing I want to say is that for them to come here, जो आपने बोला, it is an act of courage. It is not easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I'm very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they're feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he's culpable. Either way, he is responsible. Thank you very much, and thank you very much for coming. All the best. Thank you. तो राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल गांधी उन प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स को लेकर आए थे जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में शामिल थे। इन स्टूडेंट्स ने अपनी आपबीती बताई और ये कहा कि प्रदर्शन के दौरान इनके साथ बर्बरता हुई थी। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ये कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर उनके घर पर गुंडे क्यों भेजे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि देश के गृह मंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं, इस बात का जवाब क्यों नहीं आता है कि आखिरकार बच्चों के साथ ये बर्बरता किसके कहने पर हुई है। तो एक तरफ दिल्ली के जो बच्चे हैं उनका दर्द राहुल गांधी को दिख रहा है, लेकिन झारखंड में जो बच्चे बैठे हैं उस पर एक शब्द भी राहुल गांधी ने नहीं बोला है। तो क्या बच्चों का दर्द बॉर्डर के हिसाब से दिखाई देगा, सरकारों के हिसाब से दिखाई देगा, और स्टूडेंट्स का दर्द तभी दिखाई देगा जब वो दूसरी सरकारों में हैं। अपनी सरकार के अंदर क्या स्टूडेंट्स का दर्द दिखाई नहीं देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रतुल जी, इस बात पर जवाब दे दीजिए, आप क्या स्टूडेंट्स का दर्द समझेंगे? आपने तो दिल्ली में जो किया, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो बर्बरता की सारी हदें पार हो गई थी, तो क्या झारखंड के स्टूडेंट्स का दर्द आपको दिखाई देगा?
देखिए प्राची, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, बच्चे, मासूम बच्चों को आगे करके अराजक तत्वों ने, उसमें कुछ हिस्ट्री शीटर्स भी थे, उन्होंने जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पत्थर चलाया, दुर्भाग्यपूर्ण था। साहब, इनोसेंट बच्चे हैं, बहुत इनोसेंट माइंड्स है, उनको आप इस तरीके से भरमाने की कोशिश ना करें। और जंतर मंतर में लगातार जो विपक्षी नेता आते थे, भड़काते थे, चले जाते थे फोटो अपॉर्चुनिटी करा के, लेकिन ये कोई नेता उस दिन दिल्ली की सड़कों पे नहीं दिखे जिस दिन उन्होंने बच्चों को आगे किया। हमें दुख है जो बच्चों को पुलिस के मिनिमम फोर्स यूज के कारण चोटें लगी हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस मामला है प्राची, और इसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 2000 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिनका कैमरे में तस्वीरें आई हैं, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है हिस्ट्री शीटर्स का, सीरियस ऑफेंसेस का, उनके खिलाफ हम तो जरूर कार्रवाई करेंगे। बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और बिल्कुल नहीं होगी तो ये कैसी बातें करें। राहुल गांधी सेलेक्टिव जो है ना, वो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। कभी कह देते चौकीदार चोर है, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया था। फिर कह दिया कभी कि साहब चीन जो है भारत की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर आगे घुस गया, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए था। आज बच्चों को जो यूज कर रहे हैं, ये मुझे लगता है गलत बात है। बस मैं अब थोड़े से 30 सेकंड और अगर दिल्ली में राहुल गांधी बच्चों को यूज कर रहे हैं, तो झारखंड में आप क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं प्राची। अभी मैं विद्वान प्रवक्ता अनुराग जी को सुन रहा था, उन्होंने जो कुछ भी जस्टिफाई करने की कोशिश की और जो लॉजिक्स दिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नाटक मंडली चला करती थी, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी सारी एब्सर्ड चीजों को जस्टिफाई करने के लिए लोग किसी हद तक का लॉजिक देखते थे। साहब क्यों नहीं आएंगे रांची? आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर का एनटीए पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नैतिकता का उच्च उदाहरण देते हुए इस्तीफा दिया। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कब नजीर पेश करेंगे? नहीं, लेकिन प्रतुल जी, जितनी जल्दबाजी आप झारखंड के मामले में कर रहे हैं, उतनी जल्दबाजी आपने दिल्ली के मामले में तो की नहीं थी। कितना वक्त लगा था सरकार को बातचीत का दरवाजा खोलने में? यहाँ तो 12वें दिन कम से कम बातचीत की कोशिश तो हो रही है। प्राची, यहाँ डिफरेंस है। एनटीए की परीक्षा जो एनटीए ने ली थी, नीट की परीक्षा, वो जैसी पेपर लीक की बात आई, धर्मेंद्र प्रधान आगे आए, ओन अप किया कि साहब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोबारा एग्जामिनेशन एनटीए ने करवाया, नीट की परीक्षा हो गए, हजार लाखों छात्र क्वालिफाई किए, लेकिन उसके बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। झारखंड में जस्ट इसके विपरीत हो रहा है। ये सारे सबूत आ गए कि बस मैं 10 सेकंड और लूंगा। सारे सबूत आ गए प्राची कि यहाँ पे पेपर का बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन ना तो यहाँ पेपर रद्द हुआ, ना तो यहाँ पर जेपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई, और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तो दूर की बात है। 12 दिन बाद सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं आया? तो वही 1 वर्सेस 1 करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से एक इस्तीफा हो गया, तो क्या इसीलिए दबाव बना रहे हैं कि एक इस्तीफा कम से कम विपक्ष की सरकारों में भी हो जाए, एक फेस सेविंग का मौका आपको मिल जाए, एक फेस सेविंग का नैरेटिव आपको मिल जाए? अब कितना संघर्ष करना पड़ा प्रतुल जी दिल्ली में बच्चों को, वो भी हमने देखा है, और झारखंड के बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। निवान जी, क्या स्टूडेंट्स का दर्द बॉर्डर्स के हिसाब से दिखाई देता है, राज्यों के हिसाब से दिखाई देता है? निवान जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, क्या स्टूडेंट्स को सरकारों के हिसाब से बांटकर देखा जाता है कि रांची के स्टूडेंट्स अगर धरने पर बैठे तो बैठे रहें, दिल्ली में बैठेंगे तो यहां जरूर उनके साथ खड़े हो जाएंगे? ये देखिए प्राची जी, बहुत बहुत नमस्कार। और हमें तो ये लगता है कि स्टूडेंट्स के धरने का वेट नहीं करना चाहिए एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए। पेपर अगर लीक कहीं भी हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए पूरे देश में जहां पर पेपर लीक ना हो। बीजेपी ने कोशिश करी कि वो जब उनको जेनजी के आगे झुकना पड़ा तो इन्होंने पहले पंजाब को टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन जब हाई कोर्ट से जजमेंट आ गई कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो इनको फिर मुक्की खानी पड़ी, वापसी भागना पड़ा। अब ये झारखंड के ऊपर जो है वो आ गए हैं कि पेपर लीक हुआ। मैं कह रहा हूँ झारखंड भी चलेंगे प्राची जी। पहले क्या है कि अब आपके पास भी समय कम है, तो हम शुरुआत करते हैं यूपी से, क्योंकि आप यूपी में बैठे हैं नोएडा में। तो यूपी के अंदर 30 पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 साल में, जिसमें यूपी पीएससी, यही तो बात है ना। देखिए, मैंने जो कहा, आप बॉर्डर के हिसाब से, सरकारों के हिसाब से आपको स्टूडेंट्स का दर्द दिखता है। मैं बात रांची पर कर रही हूं, लेकिन रांची पर आप 2 मिनट नहीं बोले निवान जी, आप सीधा उत्तर प्रदेश पर चले गए, पंजाब पर चले गए। रांची में 12 दिन से जो बच्चे बैठे हैं, या 4 दिन से देवेंद्र महतो जो अनशन पर बैठे हैं, आज पानी उन्होंने जरूर पिया है लेकिन अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल उनकी जारी है, क्या उनका दर्द नहीं है? प्राची जी, दर्द तो उनका भी था, जो हड़ताल पे बैठे थे उनका भी दर्द था, वो दिखा नहीं आपको, कोई बात नहीं। हम यूपी से शुरू करते हैं। यूपी के अंदर मैं अभी रांची से शुरू कर रही हूँ। सुने निवान जी, मैं यूपी पर भी आऊंगी, बिल्कुल यकीन मानिए। मैं उत्तर प्रदेश पर भी आऊंगी, मैं देश के उन तमाम राज्यों पर आऊंगी। निवान जी, ये राजनीति ठीक नहीं है ना। अभी जहां बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, आप तो आंदोलन की पार्टी है ना, आप तो सबसे ज्यादा आंदोलन का रेस्पेक्ट करते हैं।
तो मुझे ये बता दीजिए, रांची जाने में कितना वक्त लगेगा अभी आपके नेताओं को? ऐसे नहीं, ऐसे गोल पोस्ट मत बदलिए, पहले रांची पर बात करिए मुझसे। रांची भी जाएंगे, लेकिन यूपी होते हुए चलते हैं ना रांची। अरे आप यूपी होते हुए जाइए, आप कैसे भी जाइए। दिल्ली से, निवान जी, दिल्ली से रांची जाने में 100 मिनट लगते हैं। दिल्ली से रांची जाने में 100 मिनट लगते हैं। आपके नेता क्या 100 मिनट नहीं निकाल सकते हैं रांची के स्टूडेंट्स के पास जाने में? दिल्ली से यूपी जाने में 10 मिनट लगते हैं। अरे आप यूपी जाइए ना। यूपी में स्टूडेंट्स अगर धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अगर गुस्सा है, सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं, आप जाइए यूपी। यूपी तो नजदीक है दिल्ली से, लेकिन रांची जाने में क्यों पैर पीछे खींच रहे हैं? यूपी और हरियाणा में तो 5 साल से लठ बज रहे हैं बच्चों पे। यही दिक्कत है निवान जी, यही दिक्कत है। सरकारों के हिसाब से स्टूडेंट्स का दर्द दिखता है। यहाँ एक्सपोज हो रहे हैं आप निवान शर्मा जी। दिल्ली में आपका एग्रेशन मैंने खूब देखा था, और मैंने ही आपसे कई चर्चाओं में आपकी बातों से सहमति जताते हुए आपके सवालों को सत्ता पक्ष तक पहुंचाया था। लेकिन यहाँ ऐसा भेदभाव ना करें निवान जी, प्लीज। कैसे अपनी बात रख पाऊंगा? बोले। 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि हम झारखंड भी जाएंगे, हम यूपी भी जाएंगे, हम हरियाणा भी जाएंगे, हम गुजरात भी जाएंगे, और हम उत्तराखंड में भी जाएंगे जहां पे पेपर लीक हुए 100 से ज्यादा, और हम उनके इस्तीफे मांगेंगे। हम झारखंड भी जाएंगे और वहां पे बोलेंगे कि कैसे पेपर लीक हुआ। हमारे देश में 100% एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है। निवान जी कब जाएंगे? रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी ने जिस मंत्री को हटा के जिस मंत्री को लगाया है, उनका एजुकेशन की तरफ क्या है, क्या किया उन्होंने आके अभी तक? कुछ भी नहीं किया। एक भी बयान आप एजुकेशन मिनिस्टर का बता। दिल्ली में बच्चों ने प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, वो सरकार ने देर से ही सही लेकिन वो मांग पूरी कर दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां ऐसा ही प्रोटेस्ट हो रहा है जो दिल्ली में हो रहा था। हाँ, वहां पर बच्चे जो हैं वो परेशानी में बैठे हुए हैं, बिजली तक काटी जाती है स्टेडियम की, वो त्रिपाल लगाकर बैठते हैं, बारिश में परेशान हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता निवान जी कि आप लोग जाएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो उनका आंदोलन और मजबूत हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि जिन बच्चों को मीडिया द्वारा आतंकवादी, दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया, आज कम से कम वो बच्चे। निवान जी देखिए, ये होता है ना गोल पोस्ट बदलना, तुरंत गोल पोस्ट बदल देते हैं। ऐसा क्या है कि रांची पर 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं, 2 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं रांची पर? की जरूरत है, हमें पंजाब से सीखने की जरूरत है। 5 साल में एक। अरे तो जाइए ना, सिखा के आइए हेमंत सोरेन सरकार को, पंजाब वाला फॉर्मूला ही सिखाकर आइए, लेकिन कम से कम जाइए तो सही। निवान जी ये वाली राजनीति मत करिए कि दिल्ली का बच्चा बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा बच्चा, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा, लेकिन झारखंड का बच्चा बच्चा नहीं। ये वाली राजनीति मत करिए। अब इनकी सरकार है ना प्राची, हरियाणा के भी बच्चे आए थे, दिल्ली में भी सभी स्टेट्स के बच्चे आए थे। बिल्कुल ठीक है, मुझे गर्व है। बिल्कुल ठीक है निवान जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दिल्ली में देश भर से बच्चे आए थे, लेकिन अभी जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं उनके दर्द को आप ही समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सरकारें जब तक नहीं जागती तब तक उनकी कानों में जोर से आवाज नहीं जाती। तो जाइए, जोर से आवाज लगाइए, हल्ला बोलिए। अब विनय जी, स्टूडेंट्स का ये मसला जो झारखंड में है विनय जी, इस पर अलग अलग तरीके की राजनीति हो रही है। एक पक्ष कह रहा है कि ये जानबूझकर सरकार को परेशान किया जा रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, स्टूडेंट्स की बात मानी जाएगी। यहाँ हेमंत सोरेन सरकार आपको कैसी दिख रही है? देखिए, जंतर मंतर के आंदोलन और यहाँ के आंदोलन को एक साथ मत जोड़िए। जंतर मंतर के आंदोलन में एक समस्या थी कि उनके पास सुझाव नहीं थे सरकार के लिए। इस्तीफा दे दो, ये कर दो, गाड़ी पलट दो, आग लगा दो, ये सारी बातें थी, लेकिन उनके पास एक लाइन का सुझाव नहीं था कि सुधारना कैसे है इसको। रांची के आंदोलन में सुझाव हैं। सुझाव ये है कि जो एजेंसी यूपी, उत्तराखंड और झारखंड में भी जेएसएससी में ब्लैकलिस्टेड है, उसी कंपनी को जेपीएससी का काम दिया गया था और पेपर लीक हुआ। तो सुझाव के साथ यहाँ के युवा हैं। दूसरा, मुझे लग रहा है कि ये स्विगी और जोमेटो सर्विस है रांची में, मुझे जहाँ तक याद है, वहाँ से इन बच्चों के लिए पैकेट्स क्यों नहीं आ रहे हैं भोजन के? जो लोग रोना रो रहे हैं जंतर मंतर का, वहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध थी। तीसरी बात मैं बताता हूँ, मैं लेफ्ट के स्टूडेंट लीडर्स को देख रहा हूँ और राहुल गांधी को भी देख रहा हूँ। ये जंतर मंतर की बात करते हैं, फिर अपना बारकोड देते हैं लेफ्ट वाले और कहते हैं कि हमारे संगठन को ज्वाइन कीजिए। ये आयशा जो वहाँ पर जाकर के प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, आयशा को मालूम होना चाहिए कि उसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है CPIML, वो हेमंत सोरेन के साथ अलायंस पार्टनर्स हैं रांची में। तो कम से कम कुछ मोरालिटी का तो ध्यान रखिए। एक अंतिम बात मैं कहता हूँ कि रांची इसलिए जाना चाहिए राहुल गांधी और उनके साथियों को, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। या
तो बेईमानी कर रहे हैं। रांची पर बात नहीं करके नोएडा की बात अभी कर रहे हैं, जबकि नोएडा का इशू खत्म हो गया, रांची का इशू बॉयल पर है। तो अगर बेईमानी कर रहे हैं तो उसका भी उत्तर मिल जाएगा। और यदि दिमाग खराब है तो दुनिया का सबसे बेस्ट पागलखाना भी वही है, रांची में ही, रिनपास नाम है उसका, कांके में। तो दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन विनय जी, विद्यार्थी उनके बेईमानी का भी इलाज कर देंगे और दिमाग खराब है तो वहां इलाज की व्यवस्था। लेकिन विनय जी, यहाँ तो सरकार 12वें दिन इसलिए रांची जाना चाहिए। छात्रों तक अप्रोच तो कर रही है ना। आज 12वें दिन सरकार पहुंच गई, बातचीत का रास्ता तो खोल रही है। आज एक छोटा अधिकारी भेजा गया है, एसडीओ रैंक का एक अधिकारी भेजा गया है। अरे कम से कम अगर बहुत चिंता होती तो डीएम को भेजते। भेजना तो कायदे से होम सेक्रेटरी को चाहिए था और डीजीपी को भेजना चाहिए था साहब। अगर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो आपने एक एसडीओ को भेजा है और आज भेजा है, और फिर आप संवेदनशीलता की बात करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाजुला के कहानी यह है कि नोएडा, आप देखिए कि रांची में बैठ करके लोग नोएडा की बात कर रहे हैं। अरे रांची की तो बात कीजिए, नोएडा इशू समाप्त हो गया साहब। नोएडा में जो मांग थी वो कंप्लीट हो गई उनकी। ठीक है, लेकिन नोएडा और इस आंदोलन में अंतर है। सही में अगर जेएनजी का आंदोलन आप कहेंगे तो रांची का आंदोलन जेएनजी का आंदोलन है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, 90 मिनट लगते हैं लखनऊ से रांची जाने में। क्या 90 मिनट हैं आपके नेता के पास कि वो स्टूडेंट्स के लिए निकालें और वहां जाकर बैठ जाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी एक बच्ची ने जो बात कही वो आपने सुनी नहीं। रांची की थी, वो झारखंड की रहने वाली थी। उसने अपने पायलट गन की बात की। दूसरी बच्ची ने क्या बोला कि जो मुझे सुरक्षा प्रदान करते थे उनसे ही मुझे खतरा हो गया, वही मुझे पीट रहे थे। सोचिए आप, ये हालत देश की हो गई है। दूसरी बात कह रहे सरकार बड़ी, तो इसके मतलब ये यहाँ की सरकार बहुत इनोसेंट थी। मुझे लगता है माने देश की सरकार जो है बहुत इनोसेंट थी, उससे तो दिखाई नहीं दिया 19 दिन तक। यहाँ तो 12 दिन भी ये वहाँ पे लोग पहुंचे ना कोई 19 दिन तक सरकार के दरवाजे में 500 मीटर की दूरी पे बैठे रहे, तब तक तो किसी को दिखाई नहीं पड़ा वो बच्चे। और हम तो कहते हैं कि अगर रांची में भी अगर बच्चे बैठे हैं तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये बुलेट, क्या पैलेट गन और ये डंडा और इस तरह से सर पर फोड़ने की वहां भी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। जो काम भारत सरकार के लोगों ने यहां पे किया, जिस तरह से यहां पे सर फोड़े हैं, पैलेट गन चलाई है, जिस तरह से हाथ पैर तोड़े हैं, ये शर्म की बात है। और बीजेपी प्रवक्ता बोल के इसको शर्म मानने को तैयार नहीं है। आपकी भी बहन बेटी है, दिल पे हाथ रख के देखो, आपकी बहन बेटी होती उसका सर फूटा होता, उसके यहाँ पे लहूलुहान होती, कैसा फील होता आपको? सोचिए ना एक बार। अगर ऐसा रांची में भी होगा तो भी विरोध करूंगा। सुन लीजिए कान खोल के, रांची में भी अगर इस तरह की घटना होगी तो विरोध करूंगा। अगर कोई बहन बेटी को ऊपर लाठी बरसाई जाएगी तो बोलूंगा गलत हो रहा है। अगर कोई किसी पैलेट गन चलेगी तो बोलूंगा गलत हो रहा है। किसी छात्र के हाथ पैर तोड़े जाएंगे तो बोलूंगा गलत हो रहा है। आप की तरह मैं नहीं हूँ, आप की तरह मैं बिका हुआ इंसान नहीं हूँ। आप बिके हुए इंसान हैं। आप अपनी बहन बेटी के बारे में नहीं बोल पा रहे हो। अरे देश की बेटियां, हमारी बहन बेटियां, चाहे रांची क्यों, चाहे दिल्ली क्यों, रांची की बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा। अगर उनको तकलीफ दी जाएगी तब भी बोलूंगा। दिल्ली में हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय तकलीफ दी गई है तो भी बोल रहा हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ मैं, जरूर हो सकता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, लाठी पड़ेगी, अनुराग भदौरिया जी, आप जैसा नहीं हूँ मैं। अच्छा सुने अनुराग भदौरिया जी, इसका मतलब यह है कि जब तक रांची में कोई हंगामा नहीं होगा, जब तक वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी हंगामे में तब्दील नहीं होगा, जब तक अनुराग भदौरिया को वहां जाने की जरूरत नहीं है, उनकी पार्टी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आपके समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरे यकीन और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह जुल्म वहां पे नहीं होगा। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं। 12वें दिन में वहां के उनके 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने पेपर अपनी लीक मांग हो रहे हैं, ओएमआर शीट में गड़बड़ी हो रही है, टीडीपीएल कंपनी जिसे यूपी में बैन किया गया है, उत्तराखंड में बैन किया गया है, वो टीडीपीएल कंपनी वहां जेसीएससी के पेपर करा रही है। ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय नहीं है। सीधा सवाल सुनने में ना आप तिलमिला जाते हैं। दिक्कत ये है अनुराग भदौरिया, इतनी आवाज अगर आपकी दिल्ली वाले, मेरी तो आएगी आवाज, देवी जी मेरी आवाज आएगी। सुन ले अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल ठीक। ऐसे झारखंड वाले मसले पर आप बच्चों के साथ खड़े हो जाएं तो उन बच्चों का मनोबल बढ़ जाएगा। लेकिन झारखंड जाते जाते तो आपके पैर थक जाते हैं ना, मुंह सिल जाता है। मैं फिर पूछ रही हूँ, रांची कब जा रहे हैं आपके नेता, या रांची पर बयान कब दे रहे हैं आपके नेता? मैडम सुन लीजिए, चुप रहिए। बोले। अरे सुन लीजिए मैडम, आपकी भी इंसानियत मर गई थी
जब वहां प्रदर्शन हो रहा था आपने कितनी बार दिखाया था? कितनी बार आपने इस तरह से लड़ाई लड़ी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने तो दिखाया था प्रदर्शन होता कितनी बार आपने डिबेट की थी स्टार्टिंग में? मैंने तो दिखाया था क्यों नहीं निकली थी? मैं सेलेक्टिव नहीं हूं, मैंने दिखाया था, लेकिन आप सेलेक्टिव हैं, आप सेलेक्टिव हैं, आप चश्मा लगाकर आते हैं। रांची जी नहीं किया था मैंने तो बोला नहीं, आपकी आवाज निकली थी, वो भी आप चुप्पी साधे बैठे हुए थे। वो तो सोशल मीडिया का धन्यवाद बोलिए कि वहाँ बच्चों के साथ सोशल मीडिया खड़ा रहा, जवाब नहीं होता तो पर्सनल बहस करेंगे। रांची कब जाएंगे आपके नेता, रांची पर कब बोलेंगे, इसका जवाब है नहीं अनुराग भदौरिया जी के पास, इसलिए इधर उधर की बात करने लगेंगे, आवाज डाल रखेंगे। प्रतुल जी देखिए प्राची क्या ना, प्रतुल जी देखिए, चाहे दिल्ली हो चाहे झारखंड हो, सरकारें जरूर बदल जाती हैं, लेकिन पिसता कौन है? बच्चा पिसता है ना, स्टूडेंट पिसता है। 12 दिन से वही बारिश का सामना कर रहा है, 12 दिन से उन्हीं में से बच्चे अनशन पर बैठे हैं। देखिए हम सहमत हैं, लेकिन यहाँ मैंने पहले भी बताया कि दोनों परीक्षाओं में डिफरेंस था। यहाँ नीट की परीक्षा दोबारा ले ली गई थी, यहाँ बच्चे 12 दिन से हैं और ये कह रहे पुलिस जुल्म नहीं कर रही। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये मानवाधिकार का हनन नहीं है तो क्या है? कि उनको टेंट लगाने नहीं दिया गया, उनके टेंट उखाड़ दिए गए। और प्रियांक खड़गे का कितना शर्मनाक बयान आया कि आप छात्र जो अभी धरने पर बैठो, 45 दिन के बाद लाठीचार्ज होगा और उसके बाद इस्तीफा होगा। तो प्रियांक खड़गे इस तरीके के बात करते हो। प्रियांक खड़गे कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र है और कर्नाटक के मंत्री हैं। और अनुराग भदौरिया शर्म करो, तुमने कहा कि तुम मेरी तरह नहीं हो सकते, हो भी नहीं सकते। आप तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करते। अखिलेश यादव फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं क्रीज वाला कुर्ता पहनकर, लेकिन जब छात्रों के प्रदर्शन में, जब यहाँ पे लाखों छात्र के प्रदर्शन होता है, कौन विपक्ष का नेता दिखता है वहां पर? कोई नहीं दिखता है। अनुराग भदौरिया जी, बेसिक दिक्कत यही है कि स्टूडेंट्स के मुद्दे पर हम वॉट अबाउटरी में चले जाते हैं, हम सरकारें देखकर बच्चों का मुद्दा उठाते हैं और इसलिए स्टूडेंट सड़कों पर आता है और उसकी परेशानी जस की तस रह जाती है। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।